नमस्कार, स्वागत है आपका कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सियासत के गुणाभाग में इतनी ताकत है कि वो समाज तो क्या, घर परिवार के लोगों को भी आपस में बांट सकती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में चला है, जो एक मंत्री पर घोटाले के आरोप के साथ साथ परिवार के अंदरूनी टसन का भी नतीजा है। मामला प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और उनकी साली पल्लवी पटेल के विवाद से जुड़ा है। पिछले दिनों प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रमोशन को लेकर एक घोटाले का शोर मचा। मंत्री आशीष पटेल आरोपों से घिर गए। उनके विभाग में 177 प्रवक्ताओं को प्रमोशन देकर सीधे विभागाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं। आरोप लगा कि ये पद सीधी भर्ती के थे, जिन्हें प्रमोशन से नहीं भरा जाना चाहिए था। ऐसा करने से AICTE के नियमों का उल्लंघन हुआ है, साथ ही इससे आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो भी बाधित हुई है। आशीष पटेल विपक्ष के हमले से उतने ज़्यादा घिरे नहीं थे जितना उनकी रिश्ते में साली लगने वाली और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल ने उन पर इतना हमला बोला। सियासत में दोनों अलग अलग दल चलाते हैं। एक पल्लवी पटेल के सामने जो उनकी बहन है अनुप्रिया और उनके जीजा आशीष पटेल, वो सियासत की लंबी सीढ़ी चढ़ गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, वो केंद्र में मंत्री हैं, वो यूपी में मंत्री हैं। लेकिन पल्लवी पटेल पहली बार समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीती, लेकिन उनका वहाँ भी रिश्ता अच्छा नहीं रह पाया और वहाँ भी खटपट ऐसी हुई कि अब अखिलेश यादव के यहाँ उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। फाटक बंद है, मामला चल रहा था। इसी बीच आशीष पटेल पर उनके विभाग में प्रमोशन में गड़बड़ियों का मामला उभरा। एक मौका मिल गया पल्लवी पटेल को, विधानसभा का सत्र भी था, सदन में उन्हें बोलना था, इस विषय पर उनको रोका गया तो उन्होंने नाराज होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर रात तक सरकार उनको मनाती रही, वो धरने पर बैठी रही। प्रमुख सचिव विधानसभा और संसदीय कार्य मंत्री रात के 10:30-11 बजे तक उनको किसी तरह वहां से मनाकर उठाए। लेकिन पल्लवी पटेल ने अपने जीजा और प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर घूस लेकर प्रमोशन देने का आरोप लगाया। अब आप जानिए कि मामला है क्या। तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के प्रमोशन होने थे प्राचार्य पद पर। प्रमोशन के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसमें M देवराज उस समय चेयरमैन थे और देवराज के नाते ही ये बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो पाया, क्योंकि देवराज के बारे में कहा जाता है कि वो ईमानदार छवि के अफसर हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को AICTE के हवाले कर दिया था। लेकिन जब प्रमोशन की सूची जारी हो गई तो धीरे धीरे जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था उन लोगों ने ये मामला सिगूफा निकाला कि प्रमोशन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि जो प्रवक्ता 5400 ग्रेड पे था उसको सीधे 9000 का ग्रेड पे मिल गया। यही सबसे बड़ा विवाद है। इस विवाद में मंत्री आशीष पटेल काफ़ी दुखी थे, आहत थे और उन्होंने खुद पेशकश की कि अगर मैंने घोटाला किया है तो सरकार इसकी SIT जांच करावे और प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा भी दे दूंगा मंत्री पद से। विभाग का कहना है कि प्रवक्ता को प्रचार बनाने की प्रक्रिया 2019 के पहले की है, तो नए नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रमोशन पुराने नियम के हिसाब से हुआ है। और देवराज की अध्यक्षता में DPC हुई थी, 254 प्रवक्ताओं के बाकायदा उसमें नामों पर विचार हुआ था, इसलिए इस मामले में भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई। तो फिलहाल इधर मंत्री झुकने को तैयार नहीं थे, उधर पल्लवी पटेल भी लगातार उन पर हमला कर रही थी। हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा था यह समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसने मुंह तक नहीं खोला। उसने कहा कि ना तुम हमारे हो ना वो हमारे हैं,
तुम आपस में रिश्तेदार हो, दोनों आपस में लड़के तय कर लो। फिलहाल आशीष पटेल ने इस मामले में बाजी इसलिए मार ली कि उन्होंने खुद एसआईटी और सीबीआई जांच की मांग की। उनका कहना कि अगर मैं दोषी होऊंगा तो मैं उसकी सजा पाऊंगा, और अगर दोषी नहीं है तो आरोप झूठे साबित होंगे। अब एक ऐसी खबर की बात, एक ऐसी चर्चा, एक ऐसे आरोप कि अगर भ्रष्टाचार करोगे तो इनाम मिलेगा, और अगर ईमानदारी से काम करोगे तो सजा मिलेगी। ये एक नया कौन सा नियम आ गया? ये एक नई चर्चा उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में चल रही है। जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कहती है अगर गड़बड़ी पकड़ गई तो तुरंत सजा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति, अफसर छोटा हो या बड़ा, सरकार दावा करती है कि ऐसे मामलों में वो कार्रवाई करने में हिचकेगी नहीं, भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन प्रदेश के पशुपालन महकमे के प्रमुख सचिव रविंद्र नायक पर इन दिनों भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का एक बड़ा आरोप लगा है। ये आरोप पशु चिकित्सा संघ ने लगाया है और बाकायदा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया है। उनका आरोप है कि प्रमुख सचिव रविंद्र नायक अपने नौकरी के आखिरी दौर में हैं, 5 महीने बाद उनका रिटायरमेंट है। वो विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों को सजा देने के बजाय इनाम देने के लिए चर्चित हो रहे हैं। उनका फंडा थोड़ा उल्टा है, वह सही काम करने वालों पर काफ़ी सख्ती करते हैं। अगर उनकी थोड़ी सी भी कोई चूक उनको मिल जाती है तो उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। 2-3 मामले हैं। श्रावस्ती में हरा चारा खाने से कुछ गायें मर गई थी, प्रमुख सचिव ने वहां के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। सीतापुर में गंदा पानी पीने से गाय मर गई थी तो वहां सीवीओ और डॉक्टर दोनों सस्पेंड हो गए। इसी तरह से मेरठ में डॉक्टर अनुज खरे की निलंबन को लेकर भी पशु चिकित्सा संघ ने प्रमुख सचिव पर जबरिया और कहा जाए दबाव बनाने के लिए किया गया निलंबन का आरोप लगाया है। संघ का यह भी मानना है कि जो गौशालाओं में पशु रहते हैं, गायें रहती हैं, जानवर रहते हैं, उनके खाने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब काम वीडियो लोग करते हैं। अगर गाय बीमार होती है तब डॉक्टर जाता है जानवर का उसको देखने। अब गंदा पानी अगर गाय ने पी लिया तो डॉक्टर उसके लिए जिम्मेदार कैसे हुआ? उसका निलंबन क्यों हो रहा है? अगर चारा गाय को गड़बड़, हरा चारा खिलाया गया और वो पॉइजन बन गया तो डॉक्टर का उसमें क्या दोष है? वीडियो जिम्मेदारी, वीडियो पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो चारा दे रहा है? तो प्रमुख सचिव के जो कार्रवाई का पैमाना है वो एकदम विचित्र और निराला है। अब आरोप खुलेआम लग रहे हैं, लेकिन लिफाफों में इतनी दम होती है कि वो उन हर आरोपों को ढक देते हैं। और इस बार 1995 बैच के आईएएस अफसर रविंद्र नायक काफ़ी ज़्यादा विवादों में हैं। अब ये नीरज गुप्ता हैं, ये पशु चिकित्सा परिषद एक बनी थी, उसके ये सीईओ बनाए गए। जब इनकी तैनाती हुई तब भी बड़ा विवाद था कि पता नहीं कौन एनाटॉमी, पशु चिकित्सा विभाग के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनका इंटरव्यू दिया, उनका नहीं हुआ। और ये नीरज गुप्ता जो है आ गए थे पार्ले जी वाली कंपनी में, इनके पास पशुपालन का कोई डिग्री नहीं था, लेकिन वहाँ पर कंपनी का नाम था पार्ले एग्रो कंपनी में काम करते थे, सीनियर पद पे थे, इसलिए उनको सीईओ बना दिया गया और उसको अनुभव मान लिया गया कि इनका अनुभव पशुपालन के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। जिसका दूर दूर तक पशुपालन से कोई नाता न रहा हो, उसको तमाम नियमों का उल्लंघन करके सीईओ बनाया गया। और उसका कार्यकाल जब खत्म होना था तो रविंद्र नायक साहब ने उसको दोबारा से सेवा विस्तार दे दिया। अब उन्होंने दे दिया कि उनको निर्देश मिला दे दो। इसमें उनका कितना दोष है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पद का दुरुपयोग करके जो अफसरों के साथ रवैया अपनाया जा रहा है वो अब कहा जाए तो अफसरों के बर्दाश्त के बाहर हो गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है।
सरकार को ये देखना होगा कि किसी अफसर की वजह से अगर बदनामी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हो रही है तो उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि हम जब पारदर्शी सिस्टम की बात करते हैं, हम जब सबको न्याय बराबर देने की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक दाग भी आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा करेगा। तो ऐसे दामन को दागों से बचाना होगा अगर आपको लंबे समय तक अपने इन बातों पर टिके रहना है और जनता के मन में भरोसे को बरकरार रखना है। तो बेईमानी और ईमानदारी के बीच की एक नई परिभाषा जो पशुपालन विभाग में देखने को आपको मिल रही है, ये निश्चित ही सबको हैरत में डालती है। कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करती है तो फिर ये माना जाएगा कि उसका भ्रष्टाचार पर जो बयान है वो सिर्फ मौखिक है। अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती और राज्य सेवा के अफसरों के बीच बढ़ते अंतर की। ये खबर आपको ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां पुलिस अफसरों की एक बहुत बड़ी फौज है, वहां पर जो स्टेट कैडर से पीपीएस से अपर पुलिस अधीक्षक से एसपी बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनके जीवन की हसरत क्या होती है और आखिरी वक्त में उन्हें मिलता क्या है। जब हम बात करते हैं स्टेट कैडर के अफसरों की, तब ये होता है कि जो भी पद हैं आईपीएस अफसरों के, उसमें 33% हिस्सा राज्य सेवा से प्रमोट हुए अफसरों को मिलना चाहिए। यानी कि 1/3 पद उसमें स्टेट कैडर से प्रमोट हुए अफसरों के नाम होना चाहिए, और यही प्रमोशन का नियम भी है। लेकिन जो तैनाती का नियम है उसमें बड़ा अंतर है। आईपीएस बनकर आखिरी दौर में लोग आते हैं, पूरी नौकरी उनकी सीओ और एडिशनल एसपी के रूप में निकल जाती है, और जब उनको आखिरी में आकर मौका नहीं मिलता तब ये छटपटाहट देखने को मिलती है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, हमारे पास साल कम बचे हैं नौकरी के, हम रिटायर हो जाएंगे, और जो डायरेक्ट अफसर हैं उनके पास 15-15 साल हैं, वो कभी भी जिलों में एसपी बन सकते हैं। उनको ज़्यादा तवज्जो भी मिलती है क्योंकि वो आगे चलकर एडीजी और डीजी लेवल तक भी जाते हैं। यूपी में 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में अगर आप स्टेट कैडर के प्रतिनिधित्व को देखें तो उनका जो हक बनता है 33% वो 25 ज़िलों का बनता है। स्टेट कैडर के आईपीएस अफसरों की तैनाती 25 ज़िलों में कम से कम होनी चाहिए। लेकिन हम आपका ध्यान इस विसंगति की ओर आकृष्ट करते हैं कि यूपी के 75 ज़िलों में से मात्र 13 ज़िलों में ही राज्य सेवा के प्रमोशन पाकर आईपीएस अफसर एसपी बन पाए हैं। यानी कि ये कितना हुआ, मुश्किल से 17%, 33 और 17 आधे का अंतर है। 75 में कुल 13 ज़िलों में स्टेट कैडर के अफसर आईपीएस पुलिस अधीक्षक हैं, बाकी सब पे डायरेक्ट आईपीएस अफसर हैं। राज्य सेवा के अफसरों को ही हमेशा इस परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है? नौकरी के आखिरी वक्त बचे हैं, 5 से 6 साल का बहुत ज़्यादा मौका होगा, किसी के पास 8 साल या 10 साल हो सकता है अधिकतम। अगर उसमें उन्हें 1 और 2 जिलों की भी कप्तानी करना को ना मिले तो ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा? नात बात रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, दोस्त यार आखिर में पूछा क्या भैया कहूँ जिला उला मिले कि ना मिले, कहीं जिले में चलिए, कहीं एसपी बनिए। लेकिन अब उनके दिल से दर्द से पूछिए कि बनना अपने हाथ में नहीं है, जिसको बनाना है वो जरा पूछे भाई कि राज्य सेवा के अफसरों को कितना जगह पर तैनात किए हो, कुछ उनको भी मौका देते रहो। साल भर अगर 1-2 जिले में रह लेंगे तो उनका जीवन भी सफल हो जाएगा, बाकी तो सब सफल कर ही रहे अपना अपना। और जब से ये कमिश्नरेट बना तो आप ये कह सकते हैं ये कमिश्नरेट एक तरह से आईपीएस अफसर जो राज्य सरकार के हैं, जो प्रमोट होते हैं स्टेट कैडर से, उनको खपाने का एक बहुत बड़ा गोदाम बन गया है कि ले जाओ वहाँ डाल दो, डीसीपी बनवा दो। ना सिपाही ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना चौकी इंचार्ज के, ना एसएचओ के,
तो काहे के पुलिस कप्तान बने घूम रहे हो? लेकिन अब उनकी बात कहे तो कौन कहे, स्वतंत्र रूप से जिले की कप्तानी मिलना कितना कठिन है स्टेट कैडर के अफसरों को। ये ऊंचे पदों पर बैठे हुए डीजीपी और शासन सरकार और मुख्यमंत्री के स्तर पर देखा जाना है। वैसे अगर हम आपकी नज़र ले जाएं तो आप देखेंगे कि फतेहगढ़ में आलोक प्रियदर्शी हैं, स्टेट सेवा के अफसर हैं, 13 नाम में से हैं ये। और हापुड़ में ज्ञानंजय सिंह हैं, इसी तरह से झांसी में सुधा सिंह हैं, एटा में श्याम नारायण सिंह हैं, शामली में राम सेवक गौतम हैं, मैनपुरी में विनोद कुमार हैं, इटावा में संजय कुमार हैं, कौशाम्बी में ब्रजेश श्रीवास्तव, रामपुर में विद्यासागर मिश्रा, श्रावस्ती में घनश्याम चौरसिया और जालौन में दुर्गेश कुमार। ये अधिकारी स्टेट कैडर के हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में राज्य सेवा के अफसरों का हक मारा जा रहा है, और हक मारने वाले चूं-चां भी नहीं कर रहे हैं, ना उनको इससे कोई मतलब है। सरकार को चाहिए कि इस असंतुलन को दूर करे, और जो लोग उत्तर प्रदेश की सेवा 30-30 साल करके 32-32 साल करके प्रमोशन पाकर बनते हैं, उनके सम्मान की रक्षा करें, उनको जिलों में कप्तानी का मौका दे। कम से कम 2 जिले एक प्रमोटेड अफसर को अवश्य मिलने चाहिए उसके जीवन काल में, नहीं तो पीएससी और डीसीपी और पता लगा साइड के किसी पोस्टिंग में मुख्यालय में जीवन बिता दें और किसी लायक न रह जाएं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर सरकार की उपेक्षा के साथ साथ सामाजिक बेइज्जती का जो दंश और परेशानी होती है वो ये पीपीएस के प्रमोटेड अफसर झेलते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते। अब बात करोड़ों अरबों की ज़मीनों की, अब बात सरकार की उस किरकिरी की जिसमें एक अफसर के चलते हाई कोर्ट से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा रहा। यूपी में जो नोएडा और एनसीआर का इलाका है, यहाँ पर ज़मीनें बड़ी बेशकीमती हैं। यहाँ पे प्लाट टाउनशिप इसके नाम पर अफसर बिल्डर मिलकर काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें, किसकी, ईंटों के साथ साथ नोटों की भी खड़ी करते हैं। उत्तर प्रदेश की एनसीआर की ये जो 3 अथॉरिटियाँ हैं, इनमें करोड़ों अरबों का खेल चलता है। पिछले सप्ताह हाई कोर्ट ने जब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर पर सीबीआई जांच के लिए सख्ती की, तब जाकर एक बहुत बड़े घोटाले का खेल खुला। औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को सरकार को रातों रात हटाना पड़ा, और इस आरोप में हटाना पड़ा कि बिल्डर और अफसर की साठगांठ का खुलासा हो गया है। मामला यमुना प्राधिकरण के प्लाट आवंटन और बहाली में जो सुनवाई के प्रकरण होते हैं उनसे जुड़ा है, जिस पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यूजी इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में फैसला सुनाया है। अनिल सागर पर आरोप है कि यमुना प्राधिकरण में एक तरह के 3 मामलों में उन्होंने अलग अलग निर्णय दिए, जिससे हाई कोर्ट बेहद नाराज हुआ। वो सीबीआई जांच कराना चाहता था, लेकिन सरकार के अनुरोध पर मान गया। आपको बता दें कि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी में सीईओ के जो आदेश होते हैं, अगर उनसे संबंधित किसी को कोई शिकायत है तो वो धारा 41(3) के आधार पर शासन में अपील कर सकता है, जिसमें सुनवाई का अधिकार प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में जमकर फटकारा है और कहा है कि अनिल सागर मनमर्जी के आधार पर बिल्डर के प्रोजेक्ट को रद्द करते थे और बहाल करते थे। उनको जहां सहूलियत दिखी उसे वो मंजूरी दे देते थे। वैसे सरकार ने अनिल सागर को हटाने के साथ साथ हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तीनों अथॉरिटियों की जो सुनवाई है उसके लिए नए अधिकारी नामित किए हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात इसमें यह भी है कि जिनको इन्होंने नामित किया है वो सचिव स्तर के और विशेष सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जबकि अथॉरिटी में बैठा हुआ अफसर वो खुद सेक्रेटरी लेवल का है। सेक्रेटरी लेवल के अफसर की समीक्षा उसी के समकक्ष अधिकारी शासन में बैठकर नहीं कर सकते हैं। ये एक विसंगति है
और इसको दूर होना चाहिए। प्रमुख सचिव स्तर का ही किसी अधिकारी को या आईडीसी को या चीफ सेक्रेटरी को अधिकार है कि वो सेक्रेटरी के आदेश को काटे, बहाल करे, निरस्त करे। तो इस विसंगति पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कमेटी इसलिए जानबूझकर बनाई गई है सुनवाई की कि अब कोई मामला निस्तारित ही न किया जाए। अनिल सागर के एक घटनाक्रम ने आगे के बिल्डरों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, रास्ता बंद कर दिया। उनके पास आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग का भी चार्ज है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सब सही ही है। अब जब परतें खुलेंगी, पर्दा उठेगा, तो बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आएंगी। लेकिन इंडस्ट्री, औद्योगिक विकास एक ऐसा महकमा है जो प्रदेश सरकार के एक तस्वीर बनाता है विकास की। जो सरकार औद्योगिक निवेश आकर्षित करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाती है, वो सब इस विभाग के जिम्मे है। अगर वहाँ पर करोड़ों अरबों का खेल अंडर टेबल चल रहा है, तो फिर स्वाभाविक है कि सरकार की जो छवि है और जो उसकी दावे हैं कि हम सिंगल विंडो ला रहे हैं, हम एकदम क्लीन काम कर रहे हैं, हम पारदर्शी सिस्टम चला रहे हैं, वो सब धक्केबाजी में चला जाता है। उस सब पे पर्दा पड़ गया, काला कपड़ा पड़ गया, क्योंकि अफसर करोड़ों अरबों बना लिया तो फिर कहाँ से आया? वो तो बिल्डर और अफसर की साठगांठ का ही नतीजा हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहीं है तो वहीं है जहाँ जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, जहाँ ज़मीनें बेशकीमती हैं, कहा जाए सोने के भाव से ऊंची हैं। तो वहाँ पर तो एक छोटा सा भी खेल करोड़ों अरबों के वारे न्यारे करता है। अनिल सागर उसी चकाचौंध में, उसी वारे न्यारे में निपटे हैं और उसी वारे न्यारे में फंसे हैं। बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नोएडा में ऐसा पेच है कि जिसको 10 साल पहले, 15 साल पहले ज़मीन अलाट हुई, वो किस्त नहीं भर पाया, फिर उसने दूसरे को बेच दिया, फिर वो दूसरे ने कुछ बिल्डिंग बनाई, लोगों का पैसा खा गया, फिर उसने तीसरे को बेच दिया, इसी बीच पहला जेल चला गया, फिर उससे किसी और ने लिखवा लिया। एक बड़े विचित्र तरह का जो है वहाँ पर माहौल है, और पत्रावली और फाइलों को देखने पर ये सब बातें समझ में आती हैं। हालांकि लोगों को उम्मीद इस बात से है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, जो तीनों अथॉरिटियों में लगभग चेयरमैन हैं और आईआईडीसी भी हैं, उन्होंने औद्योगिक विकास की रफ्तार को बढ़ाया है। लेकिन वो रफ्तार ऐसे ही अफसरों के आगे आकर कमज़ोर पड़ जाती है जिनके सामने सरकार और जनता के हित के बजाय स्वयं के हित ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये एक तरह से एक ऐसी रैट रेस है, एक ऐसी चूहा दौड़ है कि तुम यहाँ देखोगे हम वहाँ गड़बड़ कर देंगे, तुम वहाँ पहुँचोगे हम उसके आगे बढ़ जाएंगे। तो कहाँ कहाँ तक पकड़ोगे? क्योंकि जब हर साख पे बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता में इतना आसान नहीं है अपने हाथ में रख पाना। फिलहाल आज ये शब्द, आज ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुनिएगा कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। और मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। और कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, वो कुछ समझे न समझे मगर राग दरबारी समझता है। नमस्कार।